ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। और आज डोनेशन की जरूरत है, और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। आचार्य जी, हिंदी कविता पर कल रात को आपसे चर्चा हो रही थी। धूमिल एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं में, उनकी कृतियों में बड़ी जटिलता मुझे दिखती है। आपसे ये समझा है कि जटिल रहना, उलझे हुए रहना, स्पष्ट सरल सहज न रहना, ये एक तरह की समस्या है जीवन में। अब उनकी एक पोएम है, मुझे याद नहीं आ रही है, एक सेकेंड। इस कविता का शीर्षक है लोहे का स्वाद। ऐसे 20-25 बार पढ़ चुका हूँ, मेरे पल्ले नहीं पड़ी। और धूमिल एक ऐसे कवि हैं जो आपके दिल के बड़ी करीब हैं। तो एक ऐसा कवि जो इतना जटिल है, उनसे आपको इतना प्रेम क्यों है, ये मेरे मन में सवाल है। धूमिल कह रहे हैं, शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। ये धूमिल की सबसे संक्षिप्त कविताओं में से है और तुम्हें पता नहीं होगा, ये उनकी आखिरी कविता भी है। और जो आखिरी 2 पंक्तियां हैं वो उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से हैं। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। इसमें जटिल क्या लग गया तुमको? स्पष्ट नहीं है। अक्सर जो कवि होते हैं वो छंदों में तुकबंदी करके कोई प्यारी सी बात बोल रहे होते हैं। इस पूरी कविता में इन्होंने एक पेंटिंग सी बना दी है, वो छवि क्लियर नहीं हो रही है। तो क्या ये कोई लिटरेरी डिवाइस है, क्या कहना चाह रहे हैं? वो यहाँ पे काव्यगत इंटीग्रिटी की, ईमानदारी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कविता लिखना तुकबंदी नहीं होता। कविता लिखना ऐसा नहीं होता कि जैसा उन्होंने एक जगह पे कहा है कि क्या निष्ठा का तुक विष्ठा से जोड़ दूं। कविता ऐसे नहीं होता। कविता कहाँ से निकल रही है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और कविता आपके अपने हृदय से निकलनी चाहिए। शब्दों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। वो आदमी अपने जिस दुख में, पीड़ा में गिरा हुआ है, जहाँ से एक चीत्कार के रूप में उसकी कविता उठ रही है, उसको पढ़ो। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो तुमने अभी कविता पढ़ी वो कविता के ही बारे में है, वो हर शब्द के बारे में है। जो भी व्यक्ति कभी भी एक ईमानदार अभिव्यक्ति कर रहा हो उसके बारे में है। कि ये मत सोचो कि वो बस बोल रहा है, ये देखो कि वो कितने दर्द से बोल रहा है। उस दर्द को समझो, उस दर्द को समझो। जब तक तुम उस जगह पर नहीं उंगली रख देते जिस जगह से उसके शब्द निकल रहे हैं, तब तक वो शब्द तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तब तक तुम उन शब्दों को समझ ही नहीं पाओगे। चाहे वो कवि हो, चाहे कोई वक्ता हो,
चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वाकई वो कोई सच्ची अभिव्यक्ति कर रहा है, उसकी अभिव्यक्ति में सच्चाई है, तो उसके शब्दों भर को मत पकड़े रहो। ये देखो कि उसके शब्द किस बिंदु से आ रहे हैं। तो दो तल पर यहाँ पर धूमिल की बात है। पहली बात, जो व्यक्ति बोल रहा हो या लिख रहा हो या गा रहा हो, उसको हृदय से ही बोलना, लिखना और गाना चाहिए। और सुनने वाले के लिए कह रहे हैं कि अगर सोचोगे कि सिर्फ शब्द हैं जो तुम्हारे कान के पर्दों से टकरा रहे हैं, तो तुम्हें उन शब्दों से कुछ मिलेगा नहीं। शब्दों को नहीं, शब्दों के पीछे गिरे हुए आदमी को पढ़ो और सुनो। क्या है? शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो। तो जो भीतरी प्रक्रिया है दुख की, बेचैनी की, तनाव की, जिससे कोई भी आर्ष वचन पैदा होता है, आर्ष वचन माने ऊंची बात, जो भीतरी तनाव की प्रक्रिया है उसको समझो। एक दफ़े मैंने कहा था ना से उठता है उपनिषद, और वैसे ही तुमने सुना हुआ है वियोगी होगा पहला कवि। अब तुम सिर्फ उसकी कविता को सुनोगे और कहोगे वाह क्या शब्द हैं, वाह क्या शब्द हैं, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम कविता के मर्म तक नहीं पहुंच पाओगे। तो शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसको देखो। जिस व्यक्ति के शब्द तुमको पसंद आ रहे हो, उसके शब्द पीड़ा के किस बिंदु से उठ रहे हैं, जब तक तुम उस पीड़ा को स्वयं भी नहीं अनुभव करोगे, तब तक वो शब्द तुम्हारे लिए अपरिचित जैसे ही रहेंगे। और आगे, शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना, अब ये तो एकदम बाउंसर गया मेरे, क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग। ये क्या इमेजरी है? इमेजरी ये है कि जैसे कोई जानवर है और उसको बांधने के लिए, उसको गुलाम बनाए रखने के लिए, उससे जबरन मजदूरी कराने के लिए आपने उसके मुंह में लोहा दे दिया है या उसकी पीठ पे लोहा रख दिया है। अब वो लोहा कुछ आवाज़ करता है, ठीक है, और वो जो जानवर है वो मेहनत करे जा रहा है वही लोहे को अपने मुंह में रखे हुए या ढोते हुए। और जैसे हम केदारनाथ गए थे तो वहाँ देखा था ना कि घोड़े, खच्चर, ये सब जो हैं थक करके और टूट टूट करके और मर के रास्ते में तमाम पड़े हुए थे। तो मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग, क्या सुनना चाहते हो कि घोड़ा चल रहा है और जो घोड़े के खुरों में जो नाल लगी होती है वो आवाज़ कर रही है? क्या तुमने सुना ये लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? क्या तुम इतने असंवेदनशील हो कि बस लोहे की आवाज़ सुन पाओगे, चाहे वो मुंह से आ रही हो, चाहे खुर से आ रही हो, चाहे पीठ से आ रही हो, तो उस लोहे की आवाज़ सुन पाओगे, जो मिट्टी में गिरा हुआ खून है वो नहीं देख पाओगे? तो कविता लोहे की आवाज़ में नहीं है, कविता शब्दों की ध्वनि में नहीं है, कविता उस खून में है जो वक्ता द्वारा या कवि द्वारा बहाया गया है। वो खून जो अभी तुम्हारे सामने मिट्टी में गिरा है, मिला है, और थोड़ी देर में वो मिट्टी हो जाएगा, दिखाई भी नहीं पड़ेगा। उस खून को देखने के लिए बड़ी संवेदनशील आँखें चाहिए। तो ये जो कविता है ये साधारण जीवन की असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी पर कटाक्ष है कि तुम सिर्फ शब्दों को सुनते रहते हो, उनके अक्षरों के पीछे गिरे हुए आदमी को तुम कभी नहीं पढ़ते, लोहे को सुनते रहते हो, और जो रंग है खून का लाल जो मिट्टी में मिल गया है उसको तुम कभी नहीं देखते। तो ये उन सबके ऊपर है जिन्होंने किसी भी लेखक को कभी पढ़ा है, किसी वक्ता को सुना है। क्या तुम सिर्फ शब्दों को सुनते हो? शब्द तुम्हारे लिए क्या है? मनोरंजन जैसे हैं। कविता तुम्हारे लिए क्या है कि एक जगह पर है जहाँ धूमिल कहते हैं कि कविता क्या है, तो एक तो उन्होंने कविता को ही लेकर के बहुत कुछ बोला है। एक तो
का आरंभ में ही है कि कविता, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। एक सही कविता मनोरंजन नहीं होती, एक सही कविता तुकबंदी नहीं होती, एक सही कविता ऐसा गीत भर नहीं होती जिसको आप जा कर के 1000 लोगों के सामने गा दें। वो पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, कुछ कहने के लिए ढंग की बात भी तो होनी चाहिए, एक नहीं तो कविता में क्या लिखोगे। वैसे ही कविता को लेकर वो अन्यत्र कहते हैं कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। एक आदमी है जिसको दुनिया ने बिल्कुल चारों ओर से घेर रखा है, दुनिया में उसका अपना मन भी शामिल है, तो जीवन ने और मन ने उसको चारों ओर से घेर रखा है और वो बिल्कुल बौखला गया है इस हालत से, क्योंकि घेराव मन को पसंद तो होता नहीं, पर घिरे हम सभी रहते हैं। तो कविता एक संक्षिप्त एकालाप है, वो अपनी व्यथा अभिव्यक्त कर रहा हो जैसे स्वयं से ही। सार्थक कविता ऐसी होती है। सार्थक कविता वो नहीं होती जो औरों के लिए कही गई हो, लिखी गई हो, बोली गई हो। सार्थक कविता अपनी ही पीड़ा की अभिव्यक्ति होती है, या अपनी ही जो वास्तविक स्थिति, अपना जो यथार्थ है। अब यथार्थ की अभिव्यक्ति करोगे तो उसमें पीड़ा की अभिव्यक्ति होगी, क्योंकि यथार्थ किसी का पीड़ा से भिन्न कुछ भी नहीं होता है। एक जगह एक फ्रेज आया है इन्हीं की कविता में, पेशेवर शब्द। हाँ, पेशेवर शब्द वही होते हैं जिनसे आपको पता है कि लाभ हो जाएगा। कोई भी पेशा किस लिए किया जाता है? मुनाफे के लिए किया जाता है। तो पेशेवर शब्द वो होते हैं जो आपको पता है कि लाभ दे जाएंगे। जैसे बहुत लोग यंगस्टर्स पोइट्री लिखते हैं, डिक्शनरी खोल लेंगे, अच्छे वर्ड्स उसमें फिट कर देंगे, तो वो उसके अगेंस्ट। डिक्शनरी से लिख सकते हो, या कि टेम्पलेट होते हैं बने बनाए, आपको पहले ही पता होता है इस तरह की बात लिख दो तो लोग खुश हो जाएंगे। देखो, बात पोइट्री भर की नहीं है, बात ज़िंदगी की है। कवि तो वैसे भी अब कम होते हैं। कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, क्या उसके वचन पेशेवर हैं? कोई व्यक्ति कुछ भी लिख रहा है, क्या उसके शब्द पेशेवर हैं? कोई व्यक्ति कैसे जी रहा है, क्या उसके कर्म पेशेवर हैं? तो हम सब मुनाफे के लिए ही तो कार्यक्रम चला रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा फिर असंवेदनशीलता होती है। आचार्य जी, धूमिल की कविताओं को जब पढ़ते हैं तो जो एक छंद में जो रस आता है, वो रस नहीं मिलता है उनको पढ़ने में, उनके पठन में। एक अलग तरह का कुछ चीज़ लगती है। देखो, धूमिल तुमको रस देने के लिए नहीं है। उनको तुम्हें रस देना होता तो उन्होंने अपना नाम धूमिल नहीं रखा होता। धूम माने होता है धुआं, धुएं में कौन सा रस होता है? धूमिल माने जो धुएं से आच्छादित हो, जिसमें आभा तो बहुत हो, रोशनी बहुत हो, पर धुएं से छुप गई हो। तो उन्होंने अपना नाम ही धूमिल रखा क्योंकि सच्चे आदमी थे। उनको ये नहीं बोलना था कि मैं भास्कर हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं अपनी प्रभा चारों ओर आलोकित कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं जो कुछ भी हूँ, सच्चाई तो ये है कि मैं धूमिल हूँ। एक कोहरा, एक धुंधलका, एक धुआं मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। और ये हम सबकी सच्चाई है ना। अध्यात्म भी तो यही बोलता है कि आत्मा हो तुम, लेकिन आत्मा के ऊपर एक धुआं छाया हुआ है, तो तुम जो कुछ हो वो अभिव्यक्त हो नहीं रहा है वास्तव में। तो वही बात उन्होंने कह दी, मैं धूमिल हूँ। कहते हैं कि मैं आसान नहीं होना चाहता, धूमिल का ही वक्तव्य है, मैं आसान नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं वह सब कुछ अनुभव करूँ जो रोज़ देखता हूँ। तो उनका काम ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी आसान बना दें और आपके सामने सस्ते और आसान किस्म के शब्द और छंद परोस दें ताकि आप तुकबंदी करके उनको गा सको। ये उनका काम है नहीं। वो कह रहे हैं कि एक और है उनका कि मैं साहस नहीं चाहता, मैं सहज होना चाहता हूँ ताकि आम को आम और चाकू को चाकू कह सकूँ। कह रहे हैं जो यथार्थ है मैं उसको बोलना चाहता हूँ, मैं नहीं रंग रोगन करना चाहता। आम आम है, चाकू चाकू है। मुझसे क्यों झूठ बुलवाते हो? कितना झूठ बोलूँ मैं? तो जो प्री मॉडर्न क्लासिकल पोइट्री होती थी, रोमांटिक पोइट्री होती थी, तरह उस पर कटाक्ष कर रहे हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवाई बातें करते हैं। वो मन की, समाज की उस वृत्ति पे कटाक्ष कर रहे हैं जो अपने ही दर्द को छुपाती है, अपने ही दर्द के प्रति असंवेदनशील हो जाती है। इसीलिए फिर बाहरी तौर पर पूरी दुनिया के लिए, पूरे ज़माने के लिए बड़ी हिंसक हो जाती है। जो आदमी अपने ही दर्द को
दर्द को स्वीकारने पहचानने से इनकार करेगा, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत क्रूर और हिंसक हो जाएगा। ये ऐसा इंसान है जो अपने ही दर्द को छुपाता है, ये नहीं कि दूसरों से छुपाता है, स्वयं से ही छुपाता है। वो अपने आप को बोलता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं मस्त हूँ। तो ये इंसान दूसरों पे तो न जाने कितने तरह के अत्याचार करेगा। कम उम्र में ही आचार्य जी 38 या 39 की उम्र में देहांत हो गया उनका। और जिस तरह की उनकी कविता है उसको देख कर लगता है कि जीवन में सुख नहीं था। तो आज का जो 21वीं सदी का जो लड़का है लड़की है वो देखेगा, बोलेंगे व्हाट अ वेस्टफुल लाइफ, पूरी ज़िंदगी कटाक्ष करते रहे, इधर गाली उधर गाली। और नहीं, वो आज का इंसान उन्हें देख करके क्या बोलेगा वो आज का इंसान जाने। उन्हें जो बोलना था वो बोलकर जा चुके हैं। और उनकी ज़िंदगी देखो, उनका चेहरा देखो, तो पता चलेगा कि आज का इंसान उनके सामने कहाँ ठहरता है। तो ये कोई बात नहीं है कि आज का इंसान क्या, आज का इंसान है किस लायक कि किसी पर कुछ बोले, तो वो बात नहीं है। और आपकी निजी डायरी में आचार्य जी धूमिल इनकी कई कविताएं लिखी हुई हैं, कोई विशेष कारण इनसे इतना प्रेम? धूमिल तब आए मेरे जीवन में जब भोग की जो बड़ी से बड़ी ताकतें होती हैं वो सामने खड़ी थीं और मांग कर रही थीं कि मैं भी समर्पण करूं। समर्पण मुझे करना नहीं था, लेकिन साथ ही साथ दुनिया की ओर देखता था तो कोई वैकल्पिक रास्ते और दूसरे आयाम के आदर्श भी कम ही दिखाई देते थे। मैं 18-19 साल का था जब धूमिल से परिचय हुआ मेरा। मैं जिस सिस्टम में था, मैं आईआईटी में था तब, सेकेंड ईयर में, तो मैं जिस सिस्टम में था वो सिस्टम आज्ञा पालन मांगता है। वो सिस्टम कहता है कि एक असेंबली लाइन है, इसमें घुसे हो और जैसे सब इस असेंबली लाइन में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के निकलेंगे, तुम भी वैसे ही निकल जाओ। और उस असेंबली लाइन का फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के प्रति मुझ में बहुत विरोध था। लेकिन वो मैं जिस व्यवस्था में था उसमें सर सबके झुके हुए थे। सबके सामने यही लक्ष्य था और सबको उसी लक्ष्य का पालन करना था कि अब बीटेक के बाद या तो अच्छी नौकरी ले लो, जो कि आईआईटी में हो तो प्लेसमेंट से मिल ही जानी है, या एमएस करने या एमबीए करने चले जाओ, अमेरिका चले जाओ। तो वही सब करने का एक दबाव था। उस समय पर धूमिल से मुलाकात हुई और वो उन्होंने बड़ा कर दिया अचानक से। 3-4 महीने के अंदर भीतर कुछ था जिसको एक तल ऊपर उन्होंने खींच लिया। भीतरी विकास होता रहता है ना, तो विकास जो हो रहा था भीतरी, और जो भीतर एक विद्रोही शख्सियत आकार ले रही थी, उसको उन्होंने साकार होने में बड़ी तेज़ी दे दी। एक सेमेस्टर के अंदर अंदर तो मेरे कमरे की दीवारें थीं हॉस्टल के, तो उन दीवारों पे मैंने बड़ी बड़ी धूमिल की ही पंक्तियाँ लिख दी थी। औरों की भी थी पर आधी तो धूमिल की रही होंगी। और मेरे कमरे की ऐसे छोटा सा हॉस्टल का कमरा था और वो देखने में ऐसा लगे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ यही कविताएं और कोटेशंस, उक्तियाँ, यही सब लिखी हुई हैं।
बहुत सारे लोग मेरे कमरे में घुसने से घबराते थे, कहते थे यहाँ घुसो तो चक्कर आता है, ये क्या भारी भारी बातें लिख रखी हैं। तो मेरे पास है कुछ। जैसे बहुत सारी तो मैं जब बातचीत होती है उसमें भी उद्धृत ही करता रहता हूँ। कुछ कह रहे हो अनमोल? आ जाओ। आ जाओ। कहाँ से आ रहे हो? बाहर गया था तो काम से। ये सुना होगा, बहुत बार बोला है, जो अपना हाथ मैला होने से डरता है वो एक नहीं 11 कायरों की मौत मरता है। तो ये लिखा हुआ था, क्योंकि व्यवस्था चाहती थी कि मैं भी कायर बन जाऊं, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था अपने आप को याद दिलाना, जो अपना हाथ मैला होने से डरता है वो एक नहीं 11 कायरों की मौत मरता है। ऐसे मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी रहा है। मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी रहा है। कविता लिखता था मैं भी, तो कविता को लेकर के जो धूमिल की बात है, कविता पर बहस शुरू होती है। चेहरे से चेहरा बटोरते हुए एक तीखा स्वर सवाल पर सवाल करता है। सन्नाटा टूटता है, गूंगे के मुंह से उत्तर फूटता है। कविता क्या है? कोई पहनावा है? कुर्ता पैजामा है? ना भाई ना। कविता शब्दों की अदालत में मुल्जिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। सुंदर। कविता क्या है? कोई पहनावा है? कुर्ता पैजामा है? ना भाई ना। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। क्या यह व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज़ है? कविता के लिए है, क्या यह व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज़ है? ना भाई ना। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। अगर तुम्हारी भाषा में काव्य नहीं है, अगर तुम्हारे जीवन में ही काव्य नहीं है, तो तुम्हारी कविता में भी पशुता है और तुम्हारे जीवन में भी जाहिलियत है। कविता शब्दों को इंसान बनाती है, नहीं तो ज़्यादातर लोगों के शब्द कहाँ से आते हैं? उनकी पशुता से आते हैं। ये मेरा खुद को संदेश था, निर्देश था। अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो। और ये जितने जवान लोग हैं सबसे कहना चाहता हूँ, अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो। मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो, मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। अब गलती हो गई ना। 15 अगस्त पर आज़ादी को लेकर के हमने बात करी थी, उसका फिर वीडियो भी पब्लिश हुआ था। वो यहाँ से शुरू होना चाहिए था, ये हम भूल गए। क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या उसका कोई ख़ास मतलब होता है? ये जो हम करते रहते हैं ना, तिरंगा तिरंगा तिरंगा, तो उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल एप्ट थी कि 15 अगस्त है माने तिरंगा। आज़ादी का मतलब सिर्फ रंग
और पहिया होता है, या आज़ादी का कोई ख़ास मतलब होता है? क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई ख़ास मतलब होता है? ये राजकमल चौधरी थे धूमिल के मित्र, तो उनकी मौत पर उन्होंने लिखा था, राजकमल चौधरी के लिए, उसे ज़िंदगी और ज़िंदगी के बीच कम से कम फासला रखते हुए जीना था। उसे ज़िंदगी और ज़िंदगी के बीच कम से कम फासला रखते हुए जीना था। यही वजह थी कि वह एक की निगाह में हीरा आदमी था तो दूसरी निगाह में कमीना था। एक बात साफ थी, उसकी हर आदत दुनिया के व्याकरण के खिलाफ थी। एक बात साफ थी, उसकी हर आदत दुनिया के व्याकरण के खिलाफ थी। मैं 18 साल का था जब ये सब मुझे छू ही नहीं गया था, बांध गया था, पकड़ लिया था। प्यार हो गया था मुझको। इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ? इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ? मैं एम्स में उनका फेस्टिवल हुआ करता था, एनुअल कल्चरल फेस्टिवल, पल्स के नाम से। तो मैं वहाँ जाता था मौलिक कविता पाठ और आशु भाषण, डिबेट, इन सब में अपना पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वहाँ गया था, तो वहाँ पर नहीं, उससे पहले हुआ था। मेरा एक लेख था जो आईआईटी की मैगज़ीन में छपा था। तो एक दिन एक अपरिचित सा व्यक्ति आता है, बोलता है कि प्रशांत त्रिपाठी तुम ही हो? मैंने कहा हाँ। बोलता है ये तुमने लिखा? मैंने कहा हाँ। बोलता है कुछ नहीं, बस देखना था कौन है। ये एम्स के कल्चरल फेस्टिवल का हेड था, ऑर्गेनाइज़र। ये एम्स न्यू दिल्ली। उम्र में मुझसे 3-4 साल बड़े थे। रजनीश भारद्वाज नाम था। तो इनका आईआईटी में कोई था, तो उसके कमरे में गए थे, वहाँ मैगज़ीन देखी, वहाँ मेरा आर्टिकल पढ़ा, तो खोजते हुए आ गए थे। तो यहाँ से इनसे परिचय हुआ। फिर ये एक आध बार और मिले तो बात और बढ़ी, कविता पर ही खुद भी लिखते थे। तो फिर मैं एम्स में पार्टिसिपेट करने गया, तो इन्होंने मुझे कुछ बड़े कवियों से मिलाया और धूमिल से भी मेरा परिचय करवाया। तो ऐसे मुलाकात हुई थी धूमिल से। सुदामा पांडे धूमिल। 18 की उम्र में इनको सुनकर जैसे भीतर बिजली कौंधती थी, अभी भी लगभग वैसा ही होता है। या तो उनकी बात कालातीत है, या 18 की उम्र से मेरा विकास ही नहीं हुआ। मैं भी 18 ही साल का हूँ भीतर से। दो में से एक बात है। जो कविता इन्होंने अपने मित्र के लिए लिखी है, वैसे लग रहा है कि आपके लिए लिखी है उसको पूरी। 38 के थे, नाम इनको बहुत कम मिला, पर जब मैं कह रहा हूँ 38 या 40 के थे जब इनकी मौत हो गई, तो तुरंत ध्यान में स्वामी विवेकानंद आते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आज का जो युवा है वो तो इनको यही कहेगा लूज़र। ऐसा नहीं है। इन्होंने शुरुआत करी थी, वहीं बनारस के रहने वाले थे। 11 साल की थे तो पिता का देहांत हो गया था। तो घर की आर्थिक स्थिति वगैरह ठीक थी नहीं, तो इन्होंने
कलकत्ता में लोहा ढोने से शुरुआत करी थी, इसीलिए लोहे की जो तुमने कविता करी ना, लोहा ये जानते थे, लोहे का स्वाद बखूबी जानते थे। फिर इनको एक दूसरी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी शायद जो लकड़ी का कारोबार करती थी, उसमें नौकरी मिल गई थी, और उसमें अच्छी नौकरी मिल गई थी किसी अधिकारी के पद पर। तो ठीक था, अच्छा चल रहा था इनका। फिर बीमार होकर घर गए हुए थे, तो तभी मालिक का आ गया कि कलकत्ता से तुम्हारा ट्रांसफ़र गुवाहाटी कर रहे हैं, वहाँ चले जाओ। कलकत्ता है जहाँ भी पोस्टिंग थी। इनकी बहुत कोई विस्तृत बायोग्राफी उपलब्ध नहीं है। तो इन्होंने कहा बीमार हूँ, अब नहीं जा सकता। तो मालिक का उधर से लिख के आया, बट आई पे यू फॉर माई वर्क नॉट फॉर योर हेल्थ। तो इधर से उन्होंने जवाब दिया, बट आई वर्क फॉर माई हेल्थ नॉट फॉर योर वर्क। तो निकाल दिए गए, और उस समय पे इनको काफ़ी अच्छी तनख्वाह वगैरह मिलती थी, निकाल दिए गए। तो कहते हैं कि उसके बाद से ही इनका जो है पूंजीवाद से और जो शोषक और शोषित वर्ग है उसका जो वर्ग संघर्ष है, उसके प्रति इनका मन जो है और संवेदनशील हो गया। खैर उसके बाद इन्होंने BHU से डिप्लोमा करा इलेक्ट्रिकल में, और इनको सरकारी नौकरी मिल गई। तो अच्छी सरकारी नौकरी है ना, चल रहा था इनका, लेकिन इनके अफसरों से इनका उल्टा पुल्टा चलता रहता था, तनाव में रहते थे। इनके जीते जी तो बस इनका एक ही प्रकाशित हुआ था, संसद से सड़क तक। बाकी तो सब इनके मरने के बाद अलग अलग प्रकाशकों ने प्रकाशित करे। जीते जी इन्हें बहुत ख्याति भी नहीं मिली। तो वही था, घर की समस्याएं, जिस दुनिया को देखते थे उसकी समस्याएं, कुछ करना चाहते थे पर जिस व्यवस्था में थे सरकारी नौकरी की, वो इनको बांधे है, करने नहीं दे रही थी। तो इनको तनाव के कारण ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले इनको बनारस में एडमिट कराया गया BHU में, और एकदम जवानी आदमी थे। अपने सरदर्द रहता था इनको, सरदर्द बना ही रहता था, सरदर्द बना रहता था। तो एक जगह पे लिखते हैं कि जब सरदर्द होता है तो इतना सारा सरसों का तेल मलता हूँ खोपड़े पर, और अपनी साइकिल पे बैठ करके काम पे निकल पड़ता हूँ। अब इनको ये जो सरदर्द बना रहता था लंबे समय से, किसी को पता ही नहीं चला इनका ब्रेन ट्यूमर था। तो पहले वहाँ पे इनको एडमिट कराया, वहाँ नहीं हुआ, फिर लखनऊ में डाला गया इनको, किंग जॉर्ज में। तो डॉक्टर ने कहा सर्जरी के अलावा कोई तरीका नहीं। सर्जरी करी तो कोमा में चले गए, 4 महीने कोमा में रहे, फिर चले गए। तो ये कुल इनकी कहानी थी। तो बाद में उनको बड़ा क्रांतिकारी कवि माना गया, प्रसिद्धि भी खूब मिली, लेकिन अपने जीते जी ना उनको कोई बहुत मान्यता मिली, ना कोई उपाधि पुरस्कार वगैरह मिले। तो गरीबी में भी जिए काफ़ी समय तक। तो ज़िंदगी क्या चीज़ होती है, और ज़िंदगी के सामने ईमानदार आदमी कैसे खड़ा होता है, ये कहीं नहीं पता चल रहा था। दिल्ली में हो, IIT में हो, वहाँ तो इंटरनेशनल प्लेसमेंट, डॉलर सैलरी, यही सब बातें होती हैं। ज़िंदगी चीज़ क्या है, और उसके सामने दो टूक कैसे अपनी बात रखी जाती है, ये तो मुझे इन्होंने ही सिखाया। बिना लाग लपेट के बात बहुत सीधे सीधे बोली जा सकती है, वो तो मैंने धूमिल से ही सीखा। ये आदमी के अंदर की कमज़ोरियाँ, उसकी धूर्तताएं, ये 2 कौड़ी के सामाजिक चाल चलन,
ये फरेबी नैतिकता हमारी, फिर बनारस से थे। एक अर्थ में मैं भी बनारस का ही हूँ। तो वो जो भाषा का ठेठ हथौड़े नुमा अंदाज है, वो भी मुझ में और उनमें साझा रहा, या कह सकते हो मैंने उनसे सीखा। वैसे भाषा मेरी पहले से ही कुछ असामाजिक सी ही थी, लोगों को पसंद नहीं आती थी, और जैसी मेरी भाषा थी वैसे ही मुझे कवि मिल गए। मैं उस भाषा का नहीं होता तो मुझे धूमिल कभी पसंद भी नहीं आते, और धूमिल से तो फिर एक प्रत्यक्ष प्रमाण मिला कि जीने के लिए झूठ बोलना जरूरी नहीं है। बस इतनी सी बात, कि जीने के लिए सर झुकाना और बिक जाना ज़रूरी नहीं है। बस इतनी सी बात, इसका मुझे इनसे प्रमाण मिल गया, मेरे लिए इतना पर्याप्त था। अगर ठीक हो सकता है ना, थ्योरेटिकली पॉसिबल है ना तो बस हो सकता है। अगर हो सकता है तो करेंगे, हम भी करेंगे। भाषा इनकी ऐसी है कि मतलब लठ मारती है और चौंका के जगा देती है। आम आदमी के लिए इनकी भाषा है नहीं। इसीलिए पसंद नहीं किए गए। जो भारतीय व्यवस्था है, खास तौर पे उत्तर भारत की, उसमें लुका छिपी पर बड़ा जोर है। खास तौर पर जो अभिजात्य वर्ग है उसमें। अब बनारस में होते हुए और ब्राह्मण होते हुए कैसे इन्होंने अपनी बात कही होगी, विचारणीय है, मुश्किल रहा होगा। इधर पड़ी होगी संसद से सड़क तक। और हाँ, उन्होंने उनके लिए बोला जिनके लिए बहुत कम लोग बोलते हैं। उदाहरण के लिए स्त्रियों के लिए बोला। तो अब ये पहला ही मैं पृष्ठ खोल रहा हूँ और कह रहे हैं धूमिल, एक संपूर्ण स्त्री होने से पहले ही गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए उसने जाना कि प्यार घनी आबादी वाली बस्तियों में मकान की तलाश है। आबादी बहुत है और घनी है, मकान नहीं है। तो जैसे घनी आबादी में कोई मकान ढूंढता है और तलाश विफल जाती है, प्यार की तलाश वैसी ही है, विफल जाना है उसे। लोग बहुत हैं, प्यार नहीं। बलात्कार है, गर्भाधान है, लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारे शरीर को नोच के तुमको गर्भ दे देंगे। प्यार देने वाला कोई नहीं होता। अब एक 18 साल के लड़के के सामने जीवन का जब ये पक्ष आता है और ऐसे रखा जाता है, कोई नई बात वो नहीं बता रहे थे, पर मेरे लिए यही पर्याप्त था कि खुल के बता रहे थे। जो बोल रहे थे उसमें से बहुत कुछ मैं जानता था, पर वो एक प्रमाण बनकर सामने आए कि जो तुम जानते हो ना प्रशांत, उसको बोल देना, डरना मत। वैलिडेशन मिल गया। एक संपूर्ण स्त्री होने के पहले ही गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए उसने जाना कि प्यार घनी आबादी वाली बस्तियों में मकान की तलाश है।
लगातार बारिश में भीगते हुए उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है और कविता हर तीसरे पाठ के बाद। नहीं, वहां अब कोई अर्थ खोजना व्यर्थ है। पेशेवर भाषा के तस्कर संकेतों और बैलमुत्ती इबारतों में अर्थ खोजना व्यर्थ है। हाँ, हो सके तो बगल से गुजरते हुए आदमी से कहो, लो ये रहा तुम्हारा चेहरा, ये जुलूस के पीछे गिर पड़ा था। ये जो तुम जुलूसों में शामिल हो, इसमें अपना चेहरा तुम खोकर गंवाकर शामिल होते हो। और हर व्यक्ति यहाँ जुलूस में ही शामिल है। इंडिविजुअल कौन है, निजता किस में है, इंसान कहाँ है? भीड़ है। हर इंसान वही कर रहा है जो पूरी भीड़ कर रही है। ये बहुत पहले की बात है, जब कहीं किसी निर्जन में आदिम पशुता चीखती थी और सारा नगर चौंक पड़ता था। मगर अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। कोई नहीं सुनता। ये हिंदी के लिए उन्होंने कहा था। तुम चुप रहोगे और लज्जा के उस निरर्थ गूंगेपन से सहोगे, यह जानकर कि तुम्हारी मातृभाषा उस महरी की तरह है जो महाजन के साथ रात भर सोने के लिए एक साड़ी पर राजी है। तुमने अपनी मातृभाषा को बेच खाया है, ठीक वैसे जैसे एक महरी कई बार बेच खाती है अपने शरीर को, महाजन के साथ सोने के लिए राजी हो जाती है बस इस बात पे कि एक साड़ी मिल जाएगी। थोड़ा बहुत रुपया कमा लोगे, इस बात के लिए तुमने अपनी मातृभाषा को बेच खाया है। मेरे पास उत्तेजित होने के लिए कुछ भी नहीं है, न कोक शास्त्र की किताबें, न युद्ध की बात, न गद्देदार बिस्तर, न टांगे, न रात चांदनी, कुछ भी नहीं। बलात्कार के बाद की आत्मीयता मुझे शोक से भर गई है। मेरी शालीनता मेरी ज़रूरत है जो मुझे अक्सर नंगा कर गई है। जब सड़कों में होता हूँ, बहसों में होता हूँ, रह रह चहकता हूँ, लेकिन हर बार वापस घर लौटकर कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए पांव सा महकता हूँ। जब सड़कों में होता हूँ, बहसों में होता हूँ, रह रह चहकता हूँ, लेकिन हर बार वापस घर लौटकर कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए पांव सा महकता हूँ। महसूस किया है ये? जो तुम महसूस भर करते हो उसको वो बोल देते थे। एक गलत ज़िंदगी का, एक बेचैन ज़िंदगी का, एक मजबूर ज़िंदगी का प्रमाण होता है अपने खालीपन, अकेलेपन में अपने साथ अनुभव की गई बेचैनी। उसी बेचैनी को छुपाने के लिए आप सड़कों में होते हैं, बहसों में होते हैं, कुछ खरीद रहे होते हैं, कुछ बाहर कर रहे होते हैं, पर वापस लौटकर कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए पांव सा महकता हूँ। एकांत में कितनी खुशबू आती है तुमसे। रिफ्लेक्शन डायरी है एक तरह से। न मैं कमंद हूँ, न कवच हूँ, न छंद हूँ, मैं बीचों बीच से दब गया हूँ, मैं चारों तरफ से बंद हूँ। मैं जानता हूँ कि इससे न तो कुर्सी बन सकती है और न बैसाखी। मेरा गुस्सा जनमत की चढ़ी हुई नदी में एक सड़ा हुआ काठ है और लंदन और न्यूयॉर्क के घुंडीदार तस्मों से डमरू की तरह बजता हुआ मेरा चरित्र अंग्रेजी का आठ है। अपने गुस्से के बारे में बोल रहे हैं कि अपने गुस्से को लेके बोल रहे हैं गुस्से से। मैं जानता हूँ इससे न तो कुर्सी बन सकती है और न बैसाखी। मेरा गुस्सा जनमत की चढ़ी हुई नदी में एक सड़ा हुआ काठ है, इस काठ से कुछ नहीं बनेगा। लंदन और न्यूयॉर्क के घुंडीदार तस्मों से डमरू की तरह बजता हुआ मेरा चरित्र अंग्रेजी का आठ है। ये कविता है उस औरत की बगल में लेटकर।
मैंने पहली बार महसूस किया है कि नंगापन अंधा होने के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही है। तो शब्दों का नंगा होना बहुत ज़रूरी होता है जब लोग अंधा होने का ढोंग कर रहे हो। तो तुम्हारे नंगेपन से उनकी नैतिकता पर इतनी चोट पड़ती है कि ढोंग उतर जाता है। कहते हैं अरे 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 इतने नंगे क्यों हो। हम कहते हैं पर तुम तो झूठ ही बोल रहे थे, तुम झूठे अंधे क्यों हो। अगर हमारा नंगापन तुम्हें दिख सकता है इसका मतलब तुम अंधे हो नहीं, तो अंधे बन के क्यों घूम रहे हो। और अंधे नहीं हो अगर तो तुम्हें सिर्फ मेरा नंगापन ही क्यों दिख रहा है। ये जो चारों ओर बिखरा हुआ दर्दनाक यथार्थ है ये तुमको क्यों नहीं दिख रहा। जो अंधा है नहीं पर अंधा बना बैठा है उसके सामने नंगा होना पड़ता है। ये राजकमल चौधरी के लिए, राजकमल चौधरी के मरने पर जो उन्होंने लिखा उसमें है उसका मर जाना पतियों के लिए अपनी पत्नियों के पतिव्रता होने की गारंटी है। मेरे देखते ही देखते उसकी तस्वीर के नीचे स्वर्गीय लिखकर फूलदान की बगल में बुद्धिमानों का अंधापन और अंधों का विवेक मापने के लिए सफ़ेद पालतू बिल्ली अपने पंजों के नीचे से कुछ शब्द काढ़ कर रख देती है। अचानक सड़कें इश्तिहारों के रोज़ नामचों में बदल जाती हैं। सिरोसिस की सड़ी हुई गांठ समकालीन कवियों की आंख बन जाती है। नफ़रत के अंधे कोहराम में सैकड़ों कविताएं कत्ल कर दी जाती हैं। मरी हुई गिलहरी की पीठ पर पहली मुहर लगाने के लिए और यूकलिप्टस का दरख्त एक सामूहिक अफवाह में नंगा हो जाता है। उसे ज़िंदगी और ज़िंदगी के बीच कम से कम फासला रखते हुए जीना था। यही वजह है कि वह एक की निगाह में हीरा आदमी था तो दूसरी निगाह में कमीना था। एक बात साफ थी, उसकी हर आदत दुनिया के व्याकरण के खिलाफ थी। न वह किसी का पुत्र था, न भाई था, न पिता था, न पति था, न मित्र था। राख और जंगल से बना हुआ वह एक ऐसा चरित्र था जिसे किसी भी शर्त पर राजकमल होना था। वह 100% सोना था। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मगर ये तय है कि उसकी शख्सियत घास थी। वह जलते हुए मकान के नीचे भी हरा था। एक मतलबी आदमी जो अपनी ज़रूरतों में निहायत खरा था। उसे जंगल में पेड़ की तलाश थी। उसके पास शराब और गांजा और शहनाई और औरतों के दिलफरेब किस्से थे, मगर ये सब सिर्फ उन पर्दों के हिस्से थे जिनकी आड़ में बैठकर वो कविताएं बुनता था। अपनी वासनाओं के अंधेरे में वह खोया हुआ देश था। बार बार उसकी कविताओं में बवासीर की गांठ की तरह शब्द लहू उगलते हैं और बार बार मेरे भीतर टूटता है और मुझे तैयार करता है चुनौतियों के सामने। उसका मरना मुझे जीने का सही कारण देता है, जबकि वे यानी कि मेरे दोस्त पहियों और पांडुलिपियों की रॉयल्टी तय करने की होड़ में यह नहीं जानते कि वह फूलदानों, मछलियों, अंधेरों और कविताओं को कौन सा अर्थ देने के लिए किस जंगल, किस समुद्र, किस शहर के अंधेरे में जाकर गायब हो गया है। उन्होंने सिर्फ उसे एक जलते हुए मकान की 36वीं खिड़की से हवा में फांदते हुए देखा है। 36 सालों का यहाँ पे प्रतीक। उन्होंने सिर्फ उसे एक जलते हुए मकान की 36वीं खिड़की से हवा में फांदते हुए देखा है। जो आखिरी पंक्ति है आचार्य जी इस कविता की, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। इसका अर्थ दूर दूर से जिंदगी को देखना बंद करो। जो चल रहा है उसके करीब जाओ, उसके यथार्थ को जानो भी और जियो भी। लोहार क्या बताएगा?
लोहे का स्वाद। जिस घोड़े के मुंह में लगाम है उससे पूछो ना, उसके निकट जाओ, कुछ करुणा रखो, कुछ जिंदगी रखो, कुछ गर्मी रखो। एकदम ठंडा गोश्त मत बन जाओ, खास तौर पे अगर जवान आदमी हो। सचमुच मजबूरी है, मगर जिंदा रहने के लिए पालतू होना ज़रूरी है। ये वो यथार्थ है जो धूमेल अपने चारों ओर देख रहे थे, अब बिंदास लिख रहे थे। यही है बस, जो है सच उसको डंके की ही चोट पर नहीं, हथौड़े की चोट पर कह सकूं। चलो इस पे आगे और कर लेंगे, अभी तो इनका बहुत है कृतित्व, अभी जाने दो मुझको। तो धूमेल की कविता की जो लोग तारीफ़ करते हैं, हाँ, ये उनके लिए है, क्योंकि भाई हम भी जो लिखते हैं हमारी भी तारीफ़ें करते हैं, तो हम सोच रहे हैं उनको भी ये अर्पित किए देते हैं बात। धूमेल के भी लोग थे जो आके कहते थे वाह बहुत बढ़िया लिखा है आपने, बहुत बढ़िया लिखा है। ऐसे हमें भी लोग आकर बोलते हैं वाह आचार्य जी वाह। तो ये उनको समर्पित है जो बोला करते हैं वाह आचार्य जी वाह। तो धूमेल कह रहे हैं कि जो लोग प्रशंसा करते हैं किस तरह से प्रशंसा करते हैं, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं बढ़िया उपमा है। कविता में उपमाएं दी जाती हैं ना, तो धूमेल जी आपने बढ़िया कविता लिखी है, बढ़िया उपमा है, अच्छा प्रतीक है, तीख है, तीख है। तो धूमेल जवाब देते हैं और मैं समझता हूँ आपके मुंह में जितनी तारीफ है उससे अधिक पीक है। फिर भी मैं अंत तक आपको सहूँगा, वादों की लालच में आप जो कहोगे वह सब करूँगा, लेकिन जब हारूँगा आपके खिलाफ खुद अपने को तोड़ूँगा। भाषा को हीकते हुए अपने भीतर, थूकते हुए सारी घृणा के साथ अंत में कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ, इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। तो ये मेरे बनारस, मेरे उत्तर प्रदेश को, और भाषा कबीर साहब की भी ऐसी थी, बनारस से ही आती। बनारस की मिट्टी में कुछ है जो कहता है कि सच को सच ही रहने दो। लेकिन साथ ही साथ वही बनारस खेद की बात है कि हर तरह के झूठ का भी केंद्र रहा है। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ, इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। अब बाद में बैठना, अभी समय हो रहा है बहुत।